साई राम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पिछली क्लास में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आप सभी को महामारी कोरोना कोविड-19 पर कुछ स्लोगन लिखने थे, आपको नारा लेखन गतिविधि करनी थी। मैंने आपको निश्चित समय सीमा भी दी थी, पर्सनल विंडो पर भेजना था, तो बहुत से बच्चों ने भेजा और बहुत से बच्चों ने नहीं भेजा। तो जिन्होंने भेजा है उनके नंबर इस प्रकार हैं। अच्छा, एक बात और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं आपकी क्लास कंबाइंड लेती हूँ 9th ए एंड बी। मैंने आपसे निवेदन किया था कि क्लास और सेक्शन इसका उल्लेख करें, तो कुछ बच्चों ने तो किया, कुछ बच्चे पूरी बात ध्यान से नहीं सुनते। मेरे पूछने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी आप लोग क्लास एंड सेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने पूछा मैम A4 साइज पर देखें, ये करें। ये प्रश्नों का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ एक कहा, एक स्लोगन लिखो। आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, कागज पर भी लिख सकते हो, उसे फोटो खींच के भेज सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, आप पहले नंबर सुन लीजिए और साथ में मुझे अपना सेक्शन भी बता दीजिएगा। तो आदिति जैन तो लिखा था दीदी ने, 9 थे, राइट। आदिति जैन 4, प्रज्ञा कौन सा सेक्शन है? मैम ए। ओके, प्रज्ञा 4.5। प्रणव सेक्शन बताएं। ए। प्रणव ने बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड, वेरी वेल डन, 5। अदिति साहू सेक्शन बोल दीजिए। बी। ओके, आगे से सेक्शन लिख के भेजिएगा, है ना। वैसे अब तो खैर मैं लिख ले रही हूँ। अदिति साहू 4.5, आपने भी अच्छा लिखा है, लेकिन और अच्छा कर सकते थे। पूजित श्रीवास्तव सेक्शन बोलो बेटा। ओके पूजित, वेरी गुड, वेरी गुड, 5 है आपके मार्क्स। नकुल ए 4.5। नकुल थोड़ा सा और इम्प्रूव करना था। रतिका गौड़ मैम ए। वेरी गुड, 5। अदिति वर्मा, अदिति ने लिखा था ए सेक्शन है और बहुत अच्छा लिखा है, 5। एकता साहू बी सेक्शन 5। रोमिशा गुड, बी सेक्शन 5। साजिद वेरी गुड, 5। मैम ए। साजिद ए सेक्शन है आपका? यस मैम। ओके। और दामिनी बी सेक्शन, गुड, 5 मार्क्स। अदिति साहू कौन सा सेक्शन है बेटा? मैम बी। हाँ, अदिति थोड़ा गड़बड़ भी लिखा था, मात्रा अशुद्धि भी थी, है ना। आगे से ध्यान दीजिएगा। 4। आर्ची यस मैम। सेक्शन बी, यस मैम। 5। मायरा कौन सा सेक्शन है बेटा? मायरा ने भी अच्छा लिखा है, थैंक यू। 5। ध्रुव जैन सेक्शन बी 5। जानवी आर यू इन द क्लास? ए। सेक्शन ए, वेरी गुड, वेरी वेल डन, 5। हेमंत मैम 9th ए। 9th ए, थोड़े से इंप्रूवमेंट की जरूरत है हेमंत, 4.5। अंश आप हो? अंश चौधरी, अच्छा अंश का सेक्शन क्या है, कोई बताएगा? मैम बी। मैम बी। अंश के भी अंश यहाँ पता नहीं है या नहीं, उसको भी बता दीजिएगा। अच्छा लिखा है, 5 मार्क्स। अक्षिता मीना मैम ए। वेरी गुड अक्षिता, 5। राघव सेक्शन बी, मैम बी। ओके वेरी गुड, 5। पुष्कर
मैम बी। वेरी गुड, 5। बस इतने बच्चों ने मुझे लिख के भेजा जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया, उनके नंबर ये हैं। और बाकी जिन बच्चों के मैंने नाम नहीं बोले हैं उनका कोई असाइनमेंट मुझ तक नहीं पहुंचा है। ओके, तो अभी आपके नंबर दर्ज होते जा रहे हैं, आगे से ध्यान रखिएगा अगले एक्टिविटी के लिए। चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। राघव, आर यू रेडी? यस मैम। ठीक है, आज हम कौन से पार्ट का डिस्कशन करेंगे? खुशबू रचते हैं हाथ। रचनाकार कौन है? रचनाकार मैम आपने उसको धर्म की आड़ का कहा था। धर्म की आर्ट का? अच्छा, खुशबू रचते हैं हाथ का प्रेजेंटेशन कौन करने वाला? मैम रोमिशा। अरे बताओ, आप ही बच्चों की सहमति से बताओ, पहले क्वेश्चन आंसर चर्चा करें धर्म की आर्ट का। राघव? यस मैम। आपको धर्म की आड़ पाठ के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने हैं। मैम एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं बेटा, एक्सप्लेनेशन तो हो गया ना। आपने एक्सप्लेनेशन कहा था। अच्छा चलो ठीक है राघव, आप जो भी प्रस्तुत करना चाहते हैं कीजिए। आपने प्रयास किया है तो वी वांट टू सी। यस मैम। प्लीज स्टार्ट। बाकी सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जो समझ नहीं आएगा वो पूछेंगे बाद में। इस वीडियो में हम स्पर्श के पाठ धर्म के आर के बारे में जानेंगे, जिसके लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक ने धर्म के ठेकेदारों को निशाने पर लिया है, जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद कानपुर दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्राप्त साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्यिक गुरु मानते थे। इनका ज्यादा समय जेल में बीता। कानपुर में 1931 में मंचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में इनकी मृत्यु हो गई। लेखक ने बताया है कि कुछ चालाक व्यक्ति साधारण आदमी को अपने स्वार्थ हेतु धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। साधारण आदमी हमेशा ये सोचता है कि धर्म के नाम पर जान तक दे देना वाजिब है। पाश्चात्य देशों में धन के द्वारा लोगों को वश में किया जाता है, मन मुताबिक काम करवाया जाता है। हमारे देश में बुद्धि पर पर्दा डालकर कुटिल लोग ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए ले लेते हैं और फिर धर्म ईमान के नाम पर लोगों को आपस में भिड़ाते रहते हैं। इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए हमें साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग करना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले जबरदस्ती किसी धर्म में टांग अड़ाते हैं तो यह कार्य स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता आंदोलन में जिस दिन खिलाफत, मुल्ला तथा धर्मचारियों को स्थान दिया गया, वह दिन सबसे बुरा था, जिसके पाप का फल हमें आज भी भोगना पड़ रहा है। लेखक के अनुसार शंख बजाना, नाक दबाना और नमाज पढ़ना धर्म नहीं है। सुधाचरण और सदाचरण धर्म के चिन्ह है। आप ईश्वर को रिश्वत दे देने के बाद दिन भर बेईमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे धर्म को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इनसे अच्छे वे लोग हैं जो नास्तिक हैं। धन्यवाद। वेरी गुड, गुड प्रेजेंटेशन। सार रूप में राघव ने हम सभी को धर्म की आड़ पाठ का संदेश बताया। तो अभी तक आपने इस पाठ में जितना समझा, पढ़ा, जाना, आपने इसके प्रश्नोत्तर भी लिखे होंगे। किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। यस मैम। बताइए, बताइए। आरजी वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे।
वीडियो ऑफ करके नहीं बैठेंगे। मैम बोले आरची, वीडियो ऑन करके बोले। मैम ला मजहब का मतलब क्या होता है? वीडियो ऑन करके बोले। अरे वीडियो यार, का ना मैं प्रश्न स्वीकार करूंगी ना उत्तर। वीडियो ऑफ का ना प्रश्न ना उत्तर। मैम मैंने ड्रेस नहीं पहनी आज। कोई बात नहीं, पहली बात तो कोशिश करें कि यूनिफॉर्म पहने, और नहीं पहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो ऑन रखिएगा। यस, ला मजहब का क्या मतलब है? क्लास में से ही आंसर दें, क्योंकि मैंने समझाया था पाठ पढ़ाते समय। ला मजहब किसी ने नहीं ध्यान से सुना? इस पंक्ति को पढ़िएगा किताब में, पढ़िए इस पंक्ति को, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ रोमिशा। मैम जो भगवान को नहीं मानते। हाँ, आप पंक्ति पढ़िए, एक बार इस पंक्ति को पढ़िए जहां पर इसका उल्लेख है। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं। ठीक है, मजहब जो धर्म को मानते हैं, ला मजहब जो धर्म को नहीं मानते। हमने आपको वहां समझाया भी था कि धर्म का मतलब केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। जिसने यह संकल्प ले लिया कि मुझे किसी धर्म को नहीं मानना, यह उसका धर्म है। यानी नास्तिक लोग, ना आस्तिक। आस्तिक माने जिसका विश्वास है ईश्वर में, नास्तिक जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं है। ठीक है, क्लियर? आर्ची, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अभी और कोई सवाल इस पाठ से संबंधित? और कुछ पूछना चाहेंगे? नो? सभी प्रश्नोत्तर क्लियर है इस पाठ के? आप लोग लिख लीजिएगा। धीरे धीरे आपके असाइनमेंट हम मंगाना शुरू करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर मंगाना शुरू करेंगे, जिससे हम उनको चेक करके आपको वापस भेज सके। ठीक है, रोल नंबर वाइज हम मंगाएंगे आपसे धीरे धीरे। तो क्वेश्चन आंसर लिखते जाइए, और डाउट आ रहा है तो उसको भी एक साइड में लिखते जाइए, जिससे आप क्लास में चर्चा कर सके। ठीक है, अब हम अगले पार्ट का प्रेजेंटेशन देखें। ओके, खुशबू रचते हैं हाथ। ठीक है रोमिशा, आर यू गोइंग टू प्रेजेंट? यस मैम। ओके बेटा, इट्स अप टू यू। इस समय जब आप सुन रहे हैं तब आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, और जब आप मेरे साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, वापस से अपना वीडियो ऑन करेंगे। और कुछ एक बच्चे वीडियो ऑन रख भी सकते हैं। वीडियो ऑन रखने से आपकी सक्रियता दिखती रहती है। यस, नमस्कार, मैं सरोज रावत। आइए आज हम स्पर्श भाग 1 काव्यखंड पाठ 7 खुशबू रचते हैं हाथ पर चर्चा करेंगे। इसके रचयिता अरुण कमल है। सबसे पहले पाठ का भावार्थ जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने मजदूरों, गरीबों और कारीगरों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है, जो स्वयं गंदी मलिन बस्तियों में रहकर दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। मैम थोड़ी आवाज कम है। ये लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, सुनाई दे रहा है लेकिन इनके जीवन में बदबू का निवास होता है। इनके आसपास कूड़े के ढेर बने होते हैं। इनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होती और इनके हाथ काम करते करते जख्मी हो जाते हैं, पर फिर भी वे इस कार्य में लगे रहते हैं। चाहे उभरी हुई नसों वाली बूढ़ी महिलाएं हों या जख्म से फटे हुए हाथों वाले गरीब या कोमल हाथों वाली नन्ही बालिकाएं, सभी गरीब मजबूरी के कारण कूड़े करकट के ढेर के पास रहते हैं और संसार भर को खुशबू देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। यह मजदूरों का दुर्भाग्य है और यहाँ पर इनकी ये समाज की इस विषमता की ओर यहाँ पर
वर्णन किया है कवि ने कि कितनी बड़ी विडंबना है कि ऐसे लोग जो कि दूसरों के घरों को सुगंध से भर देते हैं, वे स्वयं जो है मलिन बस्तियों में बदबू के ढेर में जीवन बसर करते हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ। पहला पद। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ जान लेते हैं। जैसे नाला यानी गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया गया एक रास्ता। कूड़ा करकट का मतलब होता है कचरा, और टोला यानी छोटी छोटी बस्ती। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि के अनुसार सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले यानी कि अगरबत्तियों का निर्माण करने वालों का जीवन जो है वो निम्न स्तर का होता है, गरीबी में वो निवास करते हैं। और इसी के विषय में बताते हुए कवि कहते हैं कि जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं वे स्वयं कैसी बदबूदार बस्तियों में रहते हैं। तो कई गलियों के बीच यानी कई सारी गलियां जो हैं वो रहती हैं इन बस्तियों में, और कई नालों के पार, और आसपास घरों के आसपास नाले ही नाले दिखाई पड़ते हैं। तो वे लोग कई बस्तियों के बीच रहते हैं, कई नालों को पार करने के बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के आसपास उन्हें रहना पड़ता है। तो कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं। अगर आप उस जगह पर जाएं तो इतनी ज़्यादा बदबू होती है कि नाक जो है बदबू के मारे मानो फटने लगेगी। तो जहाँ उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है, इस प्रकार के स्थान पर टोला बनाकर, बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। तो बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर। तो ऐसे छोटे छोटे टोलों में ये लोग निवास करते हैं। ये इनकी विडंबना है, इनकी मजबूरी है कि उन्हें ऐसे में निवास करना पड़ता है, क्योंकि सभी अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, गरीब परिवार के हैं। तो इनकी यह विशेषता है कि ये स्वयं तो बदबूदार वातावरण में रहते हैं और ऐसे में रहकर भी अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। इसलिए कहा है खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो रचना यानी बनाना। तो ऐसे में खुद बदबूदार वातावरण में रहकर ये दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। जीवन में निर्धन क्षेत्रों का चित्रण किया गया है कि लोग कितनी निर्धनता से भी जीवन यापन करते हैं, और ऐसे में यहाँ पर मानवीय जीवन की विषमता को कवि ने दर्शाया है कि किस प्रकार वे स्वयं बदबूदार वातावरण में रहकर भी अपने हाथों से दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाते हैं, दूसरों के जीवन को सुविधाओं से भर देते हैं। दूसरा पद है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे फटे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने विभिन्न वर्ग के यानी इस काम में लगे हुए विभिन्न लोगों का चित्रण किया है कि वे ना केवल गरीब हैं बल्कि अलग अलग वर्ग के भी हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ युवतियां हैं, कुछ बहुत ही जख्मी या बहुत बूढ़े लोग हैं जो इस काम में लगे। तो विभिन्न वर्ग के लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं उनका चित्रण जो है इस पद में किया गया है। और जूही का अर्थ होता है एक फूल होता है, जिसकी जो डाल पर जिसकी लताएं होती हैं जो बहुत ही कोमल होती हैं। तो यहाँ महिलाएं जो हैं, युवतियाँ जो हैं, उनको जूही की डाल कहा गया है, जूही के फूल का रूपक माना है। और जख्म मतलब होता है घाव। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले हाथ जो है वो भयावह स्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। और जीवन की इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ यानी कि ऐसे मजदूर वर्ग जो कि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी नसें जो हैं उभरी होती हैं काम करते करते। तो ऐसे लोग भी इस कार्य में लगे हुए हैं, इस अगरबत्तियों को बनाने में, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। और घिसे नाखूनों वाले हाथ, और सारे संसार को खुशबू से महका देने वालों में बूढ़े और बूढ़ी महिलाएं भी हैं, बूढ़े व्यक्ति और बूढ़ी महिलाएं भी हैं जिनके नाखून घिस चुके हैं, जिनके हाथों की नसें उभर चुकी हैं और जिनके हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं।
अगरबत्तियां बनाने वालों में वे हाथ भी हैं जिन्हें पीपल के पत्ते से नए नए हाथ और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी कि वे लोग भी हैं जो कि नन्हे बालक और बालिकाएं हैं, यानी पीपल के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उनको यहाँ पर छोटे बालक बालिकाओं को उनके समान पीपल के नए नए पत्तों की संज्ञा दी गई है, जिनके हाथ पीपल के पत्तों के समान बहुत ही कोमल हैं। यानी छोटे वर्ग के छोटे बच्चे बालिकाएं जो हैं, बालक बालिकाएं, वे भी इस कार्य को कर रही हैं। और जूही की डाल यहाँ पर माना है नवयुवतियों को, जो कि यंगस्टर्स, जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनको यहाँ पर जूही की डाल के समान माना है। और कहा है कि इनके हाथ जूही के फूल की डाली के समान खुशबूदार हैं और इनमें काम की अधिकता के कारण गंदे हाथों वाले और कटे हाथों वाले मजदूर भी हैं, यानी गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। तो ऐसे में कुछ मजदूर वर्ग भी है जो कि इस काम में लगा हुआ है, उनके हाथ जो हैं वो कटे पिटे हैं, यानी घावों से ग्रस्त हैं और अपने मालिक, अपने पति या पिता की मार खाए हुए हाथ भी हैं, जो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। मजदूर हैं लेकिन मजबूरी में इस काम को वे कर रहे हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुके हैं, फिर भी वे काम किए जा रहे हैं। तो इतनी विपत्तियों के बावजूद ये काम करते चले आ रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं, यानी अगरबत्तियों को बनाने का कार्य जो है वो इन सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न श्रेणी को यहाँ पर समझाया है। कुछ मजबूरी में मजबूर होकर मजदूर वर्ग के हैं जो इस कार्य में लगे हैं, कुछ युवतियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ विवश होकर ये कार्य कर रहे हैं। तीसरा पद लेते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि जो है, पहले शब्दार्थ देखते हैं। मुल्क यानी देश, केवड़ा एक छोटा पेड़ जिसके फूल खुशबूदार होते हैं, और रात रानी एक फूल है। तो यहाँ पर केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी जो है ये सारी अलग अलग विभिन्न खुशबुओं वाले फूल हैं जिनका वर्णन किया है, और इन्हीं से अगरबत्तियाँ जो हैं अलग अलग खुशबू की बनाई जाती हैं। तो कवि कहते हैं कि देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ गंदी, तंग, बदबूदार गली में बनती हैं, और इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग सुगंधित केवड़ा, गुलाब, पोस्ता और रात रानी की सुगंध वाली महकती हुई अगरबत्तियाँ बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। तो समाज की विडंबना देखिए कि कैसी विवशता है कि जो हाथ जो हैं अगरबत्तियाँ बनाते हैं, खुशबू बनाते हैं, दूसरों के घरों को महकाते हैं, वे ऐसी मलिन बस्तियों में निवास करते हैं जहाँ मुल्क की यानी देश की मशहूर अगरबत्तियाँ बनती हैं। तो ऐसी गंदी बस्तियों में वो रह रहे हैं, ये उनकी विवशता है, मजबूरी है। और इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, तो गंदे इसलिए कहा है क्योंकि ये मजबूरी में निवास कर रहे हैं, गंदे कूड़े करकट से भरी, गंदी बदबुओं से भरी हुई बस्ती में निवास कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर समाज की उस विवशता को कवि ने इन शब्दों के द्वारा जो है वो बताना चाहा है कि गंदे मोहल्लों में रहने वाले जो लोग हैं, जो मलिनता में अपना जीवन निवास कर रहे हैं, वे बनाते हैं मशहूर अगरबत्तियाँ, वो भी केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, जो कि बहुत अच्छी महक के लिए जाने जाते हैं ये सारे फूल। तो ऐसे में इन सारी खुशबुओं का निर्माण वे लोग कर रहे हैं खुद मलिन बस्तियों में रहकर। तो ये कैसी विडंबना है समाज की, और कैसी विषमता है कि एक वर्ग जो खुद गंदी बस्तियों में रहता है दूसरों के घरों में खुशबू फैलाने का कार्य कर रहा है। तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये इन पंक्तियों से साफ जाहिर हो रहा है कि
दुनिया में वे खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहकर जीते हैं और अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। तो इस प्रकार वे स्वयं गंदे में रहकर भी खुशबू बांटते हैं, दूसरों के घरों को महकाते हैं। यही श्रमिक या मजदूर जो हैं वो खुशबू पैदा करते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते अर्थात यही लोग हैं जो कि अगरबत्तियों का, खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो कवि ने गंदे परिवेश में रहने वाले निर्धन लोगों के टोले का वर्णन यहाँ पर किया है कि वे खुद दुनिया भर की गंदगी के बीचों बीच रहकर जीते हैं, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन तथापि अपने हाथों से दुनिया को महकाने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और इस प्रकार वे स्वयं गंदगी में रहकर भी खुशबू बांटते हैं। यही श्रमिक खुशबू पैदा करते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और सुगंध बिखेरते हैं। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे समाज में सुंदरता की रचना करने वाले गरीब और उपेक्षित लोगों की ओर यहाँ पर कवि जो है वो ध्यान आकर्षित करना चाहता है, ताकि आम लोग जो हैं इन गरीब मजदूरों के जीवन की वास्तविकता को जान लें और समाज में फैली जो ये विषमता है, ये जो अंतर है और भेदभावों को मिटाने का प्रयास करें। मजदूरों और कारीगरों की दुर्दशा का चित्रण करना और तथा लोगों में उनके उद्धार की चेतना कवि जो है जगाना चाहता है। कवि अगरबत्तियां बनाने वाले कारीगरों का प्रदूषित वातावरण में रहना दिखाकर ये कहना चाहता है कि इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि इन्हें भी जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण मिल सके। गुड, वेरी गुड, वेरी वेल डन रोमिशा। ओके रोमिशा, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर रोमिशा, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। चलिए बाकी बच्चे अभी बताएं, किसी को कुछ ऐसा इस पूरी कविता में कोई ऐसा शब्द जो नहीं समझ आया हो? एक बार देखिएगा, फिर मैं अपने हिसाब से आपको इसे एक बार व्याख्या करती हूँ। क्या सभी को ये कविता समझ में आ गई है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यदि समझ आया तो एक बच्चा आप में से कोई कौन बताएगा? राघव, आप बताइएगा। राघव, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा? राघव, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। राघव बताइए, क्या समझ आया? मैम गंदी बस्ती में कूड़े वाली जगह पे रहने वाले लोग मैम खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। इस पाठ का सारांश क्या है? इस पाठ का संदेश आपको आखिर में बताया कि हमें हमारे घरों को महकाने के लिए स्वयं विपत्ति में, गरीबी में, दीनता में रहने वाले लोगों की मन स्थिति और उनके वातावरण को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। कई बार हम गरीबों से, मजदूरों से, गंदे कपड़े पहने हुए ऐसे लोग जो दिखते हैं उनको हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनको हम नफरत की दृष्टि से देखते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण है जो आज ये इस दशा में है। हमें ऐसे लोगों को नफरत की दृष्टि से न देखकर कोशिश करना चाहिए कि हम उनके उत्थान का प्रयास करें। हालांकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि बहुत अवेयरनेस है। आप बच्चे भी नारायण सेवा करने जाते हैं ना? अपने स्कूल से बच्चे नारायण सेवा करने जाते हैं। यस मैम। वहां पर आप यही चीजें देखते हो ना कि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। जब आप उनको जाकर अब छोटी छोटी खुशियां बांटते हो तो वो कितने खुश हो जाते हैं। आप उनके पास जाते हो तो वो कितने खुश हो जाते हैं। आप जब जाकर उनकी बस्ती में सफाई करते हो और उन्हें ये संदेश देते हो कि आप साफ रहा करो, आप ऐसे किया करो, तो उन्हें समझ आता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो बजाय हम उनसे नफरत करें, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने प्रयासों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने का, अपने
सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। यह इस पाठ का संदेश है। क्लियर? अभी भी जिसको नहीं समझ में आया होगा, हम एक बार फिर से इस पाठ की चर्चा करेंगे अगली क्लास में और इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। मैम एक डाउट है। हाँ बताएं बेटा। मैम लास्ट पैराग्राफ में तीसरी पंक्ति का क्या मतलब है? मैम उसमें बोला गया है कि इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, तो मैम उसमें गंदे लोग का क्या मतलब है? गंदे लोग का आशय वो गंदे वातावरण में रहते हैं बेटा। गंदे मोहल्ले में रहने वाले, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर वो गंदे वस्त्र पहने हैं, उनके वस्त्र गंदे हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है? उनके पास उतनी सहूलियतें नहीं है, पानी का भी अभाव है, सर्फ साबुन का भी अभाव है, क्योंकि पैसा नहीं है तो उतनी सुविधाएं उनके पास नहीं है जितनी आपके पास है। हो किसी किसी के पास तो कपड़े ही गिनती के 1 या 2 जोड़ी है, उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, इतनी गरीबी है, ठीक है। तो वो तो मजदूर है, वो कोई अगरबत्ती फैक्ट्री के मालिक नहीं है। अगरबत्ती बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, जो जगह जहां पर अगरबत्तियां बनती हैं, वहां पर अगरबत्ती क्या है? अगरबत्ती जैसे कुटीर उद्योग कहते हैं इसे, छोटे छोटे हिस्सों में बनाई जाने वाली वस्तु है, जैसे पापड़ है और अपना ये अगरबत्ती है, धूपबत्ती है, टोकरियां बनाना है। ऐसे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, आपको एक मन में एक और डाउट आया होगा, गंदे क्यों रहते हैं? कूड़े के ढेर में क्यों रहते हैं? सफाई क्यों नहीं करते हैं? गंदे नाले के पास ही क्यों रहते हैं? कारण है कि वो गरीब और उपेक्षित लोग हैं, उन्हें समाज के बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज के बीच में रहने का मौका नहीं मिला है, तो वो कहाँ रहते हैं? शहर से बाहर, जहां पर पूरी शहर की गंदगी निष्कासित होती है, पूरे शहर की गंदगी को बहाने वाला नाला जहां से होके जाता है, उस नाले के किनारे पर इन्होंने अपनी झोपड़ियां बना रखी, जहां बाहर पूरा शहर का कचरा डंप किया जाता है, वहां कहीं आसपास जरा जरा सी जगह इनको मिल गई और इन्होंने अपने आशियाने बना लिए। तो जब या फिर बहुत कोई पुरानी बस्ती में तंग गलियों में से निकल के जाओ तब इनके घर मिलते हैं। तो ये ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको जब जाना पड़ता है तो आपका दिलो दिमाग बदबू से फटने लगता है। ऐसे एरियाज में ये रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे कष्टों को झेलकर क्या करते हैं ये लोग? खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, हमारे घरों को महकाते हैं। कहने का आशय है कि विपत्ति में रहकर भी दूसरों को सुख देने का इनका जो संकल्प है उसे ये पूरा करते हैं, चाहे हाथ जख्मी हो जाए, कट जाए, फट जाए, और छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस कार्य में लगे हुए हैं। तो हमें इनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और हर संभव इनकी मदद करनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो आज हमने इस पाठ का मूल भाव जाना, एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे अगली क्लास में और प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। क्लियर? ओके, शांति पाठ करें। एग्री? शांति शांति शांति। साई राम बेटा। साई राम मैम। गॉड ब्लेस साई राम मैम। गॉड ब्लेस साई राम मैम। थैंक यू मैम। साई राम मैम। साई राम।